हाय गाइस, आई नो कि तुम्हारा सीयूटी यूजी का रिजल्ट आने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि आंसर की भी आ चुकी है। एंड उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको काफ़ी सारा डाउट आता है अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड डिफरेंट कोटास के बारे में। कि मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे, वो क्लियर नहीं होता बच्चों को। तो इस वीडियो में हम क्लियरली जानेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या क्या है फॉर डिफरेंट कोटाज, एंड क्या क्या क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी चाहिए होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। सो देखो, ये जो अभी तुम डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ बुलेटिन है यूजी एडमिशन्स के लिए, जिसमें क्लियरली स्टेटेड है रिजर्वेशन पॉलिसीज। सो स्टार्ट करते हैं। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एससी एंड शेड्यूल ट्राइब एसटी कैंडिडेट्स। तो देखो, जितने भी एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स है उनके लिए टोटल 22.5% सीट रिजर्व करी गई है, जिसमें से एससी के लिए टोटल 15% सीट्स, एंड जो एसटी हैं शेड्यूल ट्राइब्स उनके लिए 7.5% सीट्स। अब देखो, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें बेसिकली तुम्हारे पास होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए। एंड उस कास्ट सर्टिफिकेट में भी जब तुम रजिस्टर करने जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वो जो भी कैंडिडेट होगा ना, चाहे वो एससी हो एसटी, उसका कास्ट या ट्राइब सर्टिफिकेट उसके खुद के नाम पे होना चाहिए एडमिशन लेने के लिए और रजिस्टर करने के लिए, तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, वरना आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट किया जाएगा और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद चार ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियरली आपके सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, नेम ऑफ कास्ट एंड ट्राइब। आपकी कास्ट या ट्राइब का क्या नेम है वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सेकंड, वेदर कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी और एसटी, वो भी क्लियर होना चाहिए कि वो एससी या एसटी। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ कैंडिडेट्स यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस। मतलब बेसिकली आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, किस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हो, क्योंकि उसके बेसिस पे देखा जाता है कि कुछ एरिया शेड्यूल एरियाज होते हैं, तो उसके बेसिस पे देखा होता है, तो क्लियरली मेंशन करना चाहिए। उसके बाद द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन शेड्यूल अंडर विच द कास्ट ट्राइब इज अप्रूव्ड एज एससी और एसटी। देखो, जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं ना, लाइक एससी एंड एसटीज होते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेसिफिक नंबर दे रखा है कि ये जो एससी एंड एसटीज हैं यही मानने जाएंगे। एक परफेक्ट नंबर होता है, उसके अंदर आपका एप्रोप्रिएट होना चाहिए कि अगर आप उसके अंदर आते हो जो सरकार ने मान रखे हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगी। सिंपल। तो ये चार चीज़ें थी, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस द वैलिड ओरिजिनल एससी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो देखो, जब तुम फॉर्म भरते हो, तुम देखो बेसिकली तुम ना एक वो डालते हो, डॉक्यूमेंट को स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करते हो, बट जब आपको फाइनली कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी होती है। वहाँ पे आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में जाके दिखाने होते हैं। तो उस टाइम मेक श्योर करना कि अगर आप किसी और स्टेट से आ रहे हो तो अपना सर्टिफिकेट, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करके चलो। देखो, इसमें बेसिकली ये दे रखा है कि जितने भी ये एम्पावर, इन लोगों के पास पावर है कि वो एक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अगर इन्होंने इशू करा होगा तभी वो माना जाएगा। ये तुम क्लियरली पढ़ सकते हो, स्क्रीन मतलब स्टॉप करके पढ़ लो, क्योंकि मैं सबका नाम लूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए तुम पढ़ सकते हो। ये बंदे हैं जो इशू कर सकते हैं, ये ऑफिशियल रैंक्ड पर्सन्स है जो आपका एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट को इशू करेंगे और वो ही माना जाएगा। तो तुम देख सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है दैट इनके अलावा अगर किसी ने भी एससी और एसटी सर्टिफिकेट बनाया होगा, इशू करा होगा, तो वो माना नहीं जाएगा। शॉल नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस। अगर इन्होंने नहीं करा तो आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। सो गाइस, अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड सेंट्रल लिस्ट। तो देखो, जितने भी बंदे हैं ना, ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं या फिर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो तुम्हारे लिए टोटल 27% ऑफ सीट्स रिजर्व करी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। अब देखो, तुम्हें सबसे पहली बात इसमें यही ध्यान होना चाहिए कि पहली बात तो जो तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम पे होना चाहिए, सबसे पहली बात तो, जो कि क्लियरली मेंशन है कि तुम्हें खुद के नेम पे होना चाहिए जब तुम रजिस्टर करोगे एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। दूसरी बात, आप जो ओबीसी कैंडिडेट हो जो बिलोंग करता है नॉन क्रीमी लेयर से, whose caste appear in the central list of the OBC only shall be eligible consider for admission under the OBC category। सिंपल। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है, जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एंड जिनकी कास्ट अपीयर्स इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज, मतलब जिनकी जो कास्ट है जो ओबीसी के अंदर आता है वो ऑफिशियली मेंशन है सेंट्रल लिस्ट ऑफ द ओबीसीज ओनली, वही एलिजिबल होंगे और कंसीडर करे जाएंगे एडमिशन के लिए अंडर द ओबीसी कैटेगरी।
एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 31 मार्च 2026 को उसके बाद ही इशू होना चाहिए। अगर 31 मार्च 2026 से पहले का सर्टिफिकेट होगा तो वो माना नहीं जाएगा, ना ही एक्सेप्ट होगा। तो आपको जल्दी से जल्दी, अभी के अभी टाइम है, तो जितना जल्दी हो सके अपना सर्टिफिकेट बनवा लो। अगर नहीं बनवाया तो, अगर बनवा लिया है अभी अप्रैल के महीने में, तो बहुत अच्छी बात है। सो अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो जितने भी ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स है, तो गाइस तुम्हें पहली बात ध्यान रखना है, तुम्हारा सर्टिफिकेट तुम्हारे खुद के नाम पे होना चाहिए एंड आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026। ये डेट ध्यान रखना, अगर अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लो जल्द से जल्द, और अगर बन चुका है 31 मार्च 2026 के बाद का आपके पास है तो वेल एंड गुड। अब देखो, अब आते हैं एडमिशन टू सुपर न्यूमररी सीट्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तुम दे दो चाइल्ड विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री, उसके बाद आता है कश्मीरी माइग्रेंट्स, उसका बाद ऑर्फन्स कोटा आता है, उसका बाद पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, फिर आता है प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर जम्मू एंड कश्मीर, सिंगल गर्ल चाइल्ड, नॉमिनेटेड सिखमी स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स, वोट कोटा ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। सो अब हम देखेंगे इनके लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। सो देखो, अब जितने भी कैंडिडेट चिल्ड्रंस एंड विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के लिए कोटा बेसिकली देख रहे हैं, तो सबसे पहले तुम्हें ये बात ध्यान देनी कि तुमने CUET UG दिया हो तभी तुम एलिजिबल हो गए इसके लिए। उसके बाद टोटल 5% ऑफ सीट्स तुम्हारे लिए रिजर्व करी गई है। एंड उसके बाद जब तुम एडमिशन के लिए जाओगे तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट एक बेसिकली अपलोड करना होता है, जिसको हम एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट कहते हैं, ECC, जिसको बेसिकली इशूड कराओ इन 5 लोगों ने। ये 5 अथॉरिटीज़ ने अगर इशू करा होगा तभी माना जाएगा। सबसे पहला सेक्रेटरी केंद्रीय सैनिक बोर्ड दिल्ली, सेक्रेटरी राज्य जिला सैनिक बोर्ड, ऑफिसर इंचार्ज रिकॉर्ड ऑफिस, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर पुलिस पर्सनल इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। ये रिस्पेक्टिव 5 अथॉरिटीज़ ने अगर आपका एजुकेशनल कंसेशन सर्टिफिकेट इशू करा है तभी वो माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी थी। सो अब देखो, जितनी भी सीट्स इशू करी जाएगी अंडर दिस कोटा, तुम्हें ध्यान रखना है प्रायोरिटी 1 से लेकर 9 के अंदर बेसिकली इशू करा जाएगा। तो तुम ये पढ़ सकते हो एक बात, कि तुम देख सकते हो तुम किस प्रायोरिटी के अंदर आते हो, तुम्हें किस प्रायोरिटी लेवल के लिए तुम एलिजिबल हो, उसके हिसाब से तुम्हें सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सो अब सबसे पहले आते हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स पे। तो जितने भी स्टूडेंट्स के पास कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट है, सबसे पहली बात ध्यान दो कि तुमने CUET UG 2026 दिया हो, तुम्हारे लिए टोटल 5% और अप टू 5% सीट्स रिजर्व करी गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड जो तुम्हारा सर्टिफिकेट होगा, जो तुम्हारा कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट होगा, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो तुम अपलोड करोगे वो इशूड होना चाहिए बाय डिविजनल कमिश्नर या फिर रिलीफ कमिश्नर। इन दोनों ने ही इशू करा हो, ये ध्यान रखना, वरना वो माना नहीं जाएगा। उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपके खुद के नाम पे होना चाहिए, बस यही। सो देखो, अब बात करते हैं ऑर्फन्स कोटा की। जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल है ऑर्फन कोटा के लिए एंड वो अप्लाई करना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अंडर दी ऑर्फन्स कोटा, सबसे पहली बात तुम मेक श्योर तुमने CUET UG दिया हो। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिट करती है 2 कैंडिडेट्स, 1 मेल एंड 1 फीमेल इन ईच प्रोग्राम ऑफ स्टडी, बोथ एट द अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। सो देखो, कोई भी कैंडिडेट जो चाहता है उसका एडमिशन हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर दी ऑर्फन्स कोटा, उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्फनेज या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज चैरिटेबल होम। या तो ये दोनों में से एक चीज़ होना चाहिए उसके पास, या तो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ऑर्फनेज से सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू हुआ, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज चैरिटेबल होम से कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोनों में से एक है तो हो जाएगा, बट अगर ये दोनों नहीं है तो आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ बोथ द पेरेंट्स एज पर द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन। ये तो छोड़े, काम का नहीं है। एंड 2 चीज़ें ध्यान रखना, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन विद इफेक्ट, जो तुम अगर एडमिशन लेते हो ऑर्फन कोटा के अंदर, तो तुम्हें बेसिकली तुम्हारी एडमिशन फीस 10 रुपीज़ होगी, एग्जामिनेशन फीस 10 रुपीज़ होगी एंड हॉस्टल फीस 10 रुपये होगी। उसके अलावा जो मैस की फीस होती है, हॉस्टल में मैस होता है, कैंटीन होती है, उसका जो फीस होगा वो तुम्हें खुद पे करना होगा। जो नॉर्मल प्राइस होता है उसमें बेसिकली कोई छूट नहीं है, ना ही उसमें कोई प्राइस कम किया गया, वो आपको खुद पे करना होता है। अब बात करते हैं PWD कैटेगरी की, यानी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हर प्रोग्राम में 5% सीट्स फॉर PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। अब सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आपको डिसेबिलिटी, आपकी जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी आप इस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। अब डिसेबिलिटी काफ़ी टाइप्स की हो सकती है, जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस या लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसे ऑटिज्म या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़, मेंटल इलनेस,
या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसंस जैसी क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, सिकल सेल, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया भी इस कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हैं और सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर। सर्टिफिकेट की बात करें तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए और वो आपके नाम पे होना चाहिए, जिसमें आपकी फ़ोटो अटैच्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें आपकी फ़ोटो भी होनी चाहिए। अगर सर्टिफिकेट 1 जून 2021 के बाद बना है तो UDID पोर्टल वाला फॉर्मेट फॉलो करना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फीस ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी फ़ीस और एग्ज़ाम फ़ीस माफ़ हो जाती है अगर आप PWD स्टूडेंट हो, और सिर्फ एडमिशन फ़ी देनी पड़ती है आपको, और हॉस्टल में रहते हो तो 50% मेस फ़ी भी आपकी यूनिवर्सिटी भरता है एंड आपकी हॉस्टल फीस भी माफ़ी होती है। सो जो भी कैंडिडेट सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंदर एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप सबसे पहले जानो कि आपके लिए एक सीट हर कॉलेज में हर कोर्स के अंदर रिजर्व करी गई है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले जो आपके पेरेंट्स है, गार्जियन है, एंड अगर इन केस आपके पेरेंट्स नहीं हैं तो उनको डिक्लेयर करना होगा, जो भी आपके गार्जियन होंगे लाइक द लीगल गार्डियन होंगे, उनको डिक्लेयर करना होगा दैट द गर्ल चाइल्ड इज़ द ओनली चाइल्ड of the parents and they have no male female child other than the girl child for which the application is being submitted by the academic session 2026 or 27. And for claiming admission in this category, जो भी फादर है, मदर है या गार्डियन है, गार्डियन इन केस अगर आपके पेरेंट्स नहीं है, आपको अपलोड करना होगा एक कॉपी ऑफ एन एफिडेविट टू दिस इफेक्ट। लाइक उसमें आपको क्लियरली मेंशन करना होगा कि लाइक ये मेरी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, लाइक हमारा और कोई चाइल्ड नहीं है, बस ओनली सिंगल गर्ल चाइल्ड है हमारे पास, मतलब हमारी सिंगल गर्ल चाइल्ड है, ये उसमें क्लियरली मेंशन कराना होगा एफिडेविट में। एंड उस एफिडेविट को आपको इशू करवाना है, बेसिकली स्टैंप लगवानी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, एडिशनल मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी कमिश्नर, कलेक्टर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, डेप्यूटी कलेक्टर, फर्स्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट, city magistrate not below the rank of first class stipendary magistrate, sub-divisional magistrate, taluka magistrate, executive magistrate, extra assistant commissioner at the time of online registration and should produce original affidavit at the time of physical verification. So basically देखो, तुम्हें बिल्कुल easy में समझाता हूँ। सबसे पहली बात, अगर तुम सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तुम्हें बेसिकली आपके जो पेरेंट्स होंगे उन्हें एक एफिडेविट बनवाना होगा और उनको वेरीफाई कराना होगा इन पर्सन से, जो मैंने अभी सबका नाम बताया। उसके बाद उसका जो तुम्हारा एफिडेविट बन जाएगा, स्टैंप लग जाएगी, उसको आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा एडमिशन के टाइम पे, और उसके बाद आपको वो वेरीफाई करवाना होगा जब तुम कॉलेज में बेसिकली एडमिशन ले लोगे और कॉलेज में आ जाओगे, वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो वो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरीफाई कराना जो ओरिजिनल होगा, फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल एफिडेविट। जितने भी बच्चे देखो, जितने बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ EC एंड स्पोर्ट्स कोटा के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो जो आपका CUT UG का स्कोर था उसको वेटेज दी जाएगी 25%। एंड जो आप स्पोर्ट्स में परफॉर्म करोगे, जो आपका सर्टिफिकेट होगा, जो ट्रायल होंगे उसमें परफॉर्मेंस होगी, उसको 75% वेटेज दी जाएगी। तो ध्यान रखना 25, तो आपका कुछ होगा 25% जो आपका स्कोर का वेटेज था उसको मिला के 75 जो आपका ट्रायल्स होंगे, सर्टिफिकेट होंगे, जो परफॉर्मेंस होगी, उसको मिला के आपका स्कोर बनेगा और आपको जो सीट मिलेगी। बात करते हैं वोट कोटा की, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए। अगर आपके पेरेंट्स DU या किसी DU कॉलेज में काम करते हैं, चाहे टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, तो आप वोट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बट आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि CUT देना मैंडेटरी है, बिना CUT के इस कोटे का कोई फ़ायदा नहीं। एंड अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लाइक आपका ID कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी और डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, सिर्फ मांगा जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का वैलिड एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अब देखो, जो सर्टिफिकेट तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड किया है वही कंसीडर करा जाएगा, बाद में आप उसमें कुछ अलग नहीं कर सकते, लाइक चेंजेस नहीं कर सकते या और कोई सर्टिफिकेट नहीं डाल सकते, जो आपने एक बार अपलोड कर दिया वही करा जाएगा। अब सीट्स का स्ट्रक्चर समझे तो एलोकेशन 3 क्लस्टर्स में होती है, लाइक ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और साइंस। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के सीट्स आपस में इंटरचेंज नहीं होंगे। एलोकेशन मेरिट के बेसिस पे होगी, CUT स्कोर और आपकी दी हुई प्रेफरेंस के हिसाब से। सो यही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिजर्वेशन पॉलिसी एंड कोटा पॉलिसी। एंड तुम्हारा कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस तो तुम कमेंट करो, मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूँगा जल्द से जल्द। सो बाय बाय।